हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी क्लास 10th में मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में, इसलिए मैं उसी क्वेश्चन को कवर किया हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि जैव उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण। सबसे पहला पॉइंट्स है, दोनों में अंतर पूछते हैं। 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में ज़्यादातर ये पूछते हैं, बोल देते हैं कि उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लक्षण उपार्जित लक्षण में ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये लक्षण जीवों के वंशानुगत होते हैं। ये पैतृक गुण के जैसा होते हैं। अनुवांशिक लक्षण माँ बाप के जैसा ही आते हैं, जबकि ये ज़िंदगी दुनिया में जीने में जो जीवन काल होता है उसके उस टाइम पीरियड में ये उपार्जित लक्षण प्राप्त करते हैं वो कोई जीव। दूसरा नंबर पॉइंट पे बात करेंगे, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वो अगला पीढ़ी को वंशागत स्थानांतरित नहीं होते, जबकि ऐसा अनुवांशिक लक्षण में नहीं है। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये हर एक पीढ़ी में अगला पीढ़ी से कोई दूसरा पीढ़ी में अन्य पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जबकि उपार्जित लक्षण ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नंबर तीसरा पे बात किया जाए, जैव विकास में सहायक नहीं है, जबकि अनुवांशिक लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अल्प पोषित भृंग के धार में कमी, जबकि मानव के आँखों व बालों के रंग, ये उपार्जित लक्षण, ये अनुवांशिक लक्षण के उदाहरण हैं। तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि मानव के आँख, उसके बालों का रंग जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, तो किसके कारण? तो याद रखिएगा, ये अनुवांशिक लक्षण के कारण आते हैं। अनुवांशिक लक्षण के कारण आते हैं ये गुण। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, जाति उद्भव किस प्रकार होता है? जाति का उद्भव किस प्रकार होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या, जीन प्रवाह के कारण जाति का उद्भव होता है। उन दो समष्टि मतलब जाति के बीच होता है, जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं, किंतु आंशिक रूप से अलग होते हैं। पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं, लेकिन आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत मात्रा में अलग होते हैं, उससे भी जाति का उद्भव होता है। उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट्स, अनुवांशिक विचलन के कारण क्या होता है, जाति उद्भव होता है। किसी एक जाति की उत्तरोत्तर पीढ़ी में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होता है। अनुवांशिक विचलन क्या है, किसी समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ी में जीन्स की बारंबारता अचानक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जबकि प्राकृतिक चुनाव क्या है, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूल करते हैं। कोई प्रजाति हैं, किसी वातावरण के अनुरूप वो बेहतर उस वातावरण को अनुकूल बना लेती हैं, बेहतर एडेप्ट कर लेती हैं, वही जाति क्या होते हैं, वही समष्टि आगे की ओर ग्रोथ करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट्स क्या है, भौगोलिक पृथक्करण क्या है, जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण आता है। जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण आता है, इससे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर जनन नहीं हो पाता, ये भौगोलिक पृथक्करण होता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है मेरा, विकासीय संबंध योजना। विकासीय संबंध योजना क्या है, समजात अभिलक्षण क्या है, वे जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य अलग अलग और बनावट या संरचना समान होता है, वो समजात अंग कहलाता है। जैसे पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर
स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना समान है, किंतु यह भिन्न भिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। याद रखिएगा, कार्य भिन्न भिन्न और स्ट्रक्चर, बनावट या संरचना समान हो तो समजात अंग का उदाहरण है। चलते हैं आगे, बात करते हैं समरूप अभिलक्षण। उसके बाद समरूप अभिलक्षण है, इसके ये 2 नंबर वाला सवाल में पूछे जाते हैं, समजात अंग किसे कहते हैं या असमजात अंग किसे कहते हैं। याद रखिएगा, समरूप अभिलक्षण वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संघटकों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति समान नहीं होती, किंतु कार्य समान होता है। कार्य समान और स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होता है तो उसको असमजात अंग भी कहते हैं या समरूप अभिलक्षण भी कहते हैं। याद रखिएगा, आगे बात करते हैं जैसे पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद काम समान करते हैं, उड़ने का ही कार्य करते हैं, लेकिन बनावट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए समरूप अभिलक्षण कहते हैं इसको। समरूप जीवाश्म, तीसरा नंबर पॉइंट्स है, क्या है? जीवाश्म जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। कोई भी जीव जंतु है उसका जो अवशेष बना हुआ है, वो जो मर गए थे बहुत पुराने ज़माने में, उसके अवशेष को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे कि अमोनाइट एक जीवाश्म है, ये किसका? अकशेरुक जंतु का। जैसे उसके बाद दूसरा नंबर पे ट्राइलोबाइट एक जीवाश्म है, किसका? अकशेरुकी जंतु का। नाइटिया जीवाश्म है, किसका? मछली का। राजोसॉरस जीवाश्म है, किसका? डायनासोर का। डायनासोर के कपाल का जीवाश्म है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ये अमोनाइट एक अकशेरुक का जीवाश्म है। ट्राइलोबाइट जीवाश्म है अकशेरुक का। नाइटिया मछली का जीवाश्म है। राजोसोरस जीवाश्म है, किसका? डायनासोर के कपाल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक अनुवांशिकी की परिभाषाएं। अनुवांशिकी की परिभाषाएं, जब सबसे पहला पॉइंट्स है जीन। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जीन का स्ट्रक्चर या जीन क्या है, इसके बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। मेंडल ने जीन को क्या कहा? कारक अथवा फैक्टर कहा। याद रख लीजिएगा, जीन अनुवांशिकता का इकाई है। सबसे अनुवांशिकता का सबसे छोटा इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? जीन है। तो याद रखिएगा, जीन अनुवांशिकता का इकाई है। युग्म विकल्पीय या अलील इसको कहते हैं। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी या अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। याद रखिएगा, विकल्पी जीन या अलील या युग्म विकल्पी भी कहते हैं इसको। उसके बाद विषम युग्मजी क्या है? या हेट्रोजाइगस वे जीव जिसमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे बौनापन और लंबाई, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी से इंडिकेट किया गया है। वे जीव जिसमें विपरीत विशेषकों के लिए अलील होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट्स में है समयुग्मजी या होमोजाइगस। वे जीव जिनमें समान विशेषकों का अलील होता है उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी, होमोजाइगस। याद रखिएगा, समान अलील होता है, विसमान अलील या असमान अलील होता है विषम युग्मजी, और समान अलील होता है तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। उसके बाद नंबर 5वां पॉइंट पे क्या बात किया है? प्रभाविता या डोमिनेंस। वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंस कहते हैं। अप्रभावी जीन या रिसेसिव, वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी जीन कहते हैं या रिसेसिव कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीव का जीन के आधार पर प्रारूप। जीव का जीन के आधार पर प्रारूप संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाता है। याद रखिएगा,
उसके बाद नंबर 8वां पॉइंट्स है दृश्य प्ररूप या फेनोटाइप। जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्ररूप। जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्ररूप क्या कहलाता है? फेनोटाइप कहलाता है। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास क्या कहलाता है? सूक्ष्म विकास कहलाता है। छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास। जैसे भिरिंगों बिटल्स के शरीर के रंग में परिवर्तन, ये सूक्ष्म विकास कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये टॉपिक नंबर पॉइंट्स नंबर 10 क्या है? स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद नंबर 11वां पॉइंट्स क्या है? गुणसूत्र, धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, जिसमें कोशिका की अनुवांशिक सूचना होती है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है इसका क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये गुणसूत्र में उपस्थित होता है। गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए में क्या होता है? गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास का मॉक टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है क्या मेरा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कितने जोड़े? तो 23 जोड़े। कितने? तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र होता है संख्या में, जबकि जोड़ा में पूछेगा तो 23, जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा सेक्सोसोम कहलाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? अभी हम लोग पढ़ें अवशेषी समवृत्ति अंग या असमजात अंग। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अवशेषी अंग नहीं होगा, समजात अंग नहीं होगा, समवृत्ति अंग या इसको असमजात अंग भी कहते हैं। असमजात अंग भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? या ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। जो अभी नहीं पाया जाता, ऐसी संरचनाओं को, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर अब कोई उपयोग नहीं रहा, उसको क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का भी पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था? टेल हुआ करता था, वो अवशेषी अंग था, वो विलुप्त हो गया, उसका यूज नहीं किए जाने पर वो विलुप्त हो गए। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर क्या होने वाला, याद रखिएगा, वाटसन ने नहीं किया, वेंडेन ने नहीं किया, मेंडल ने नहीं किया। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं किया है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन याद पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, सर्मक वैज्ञानिक ने मेंडल का जो खोज किया था उसका फिर से पुनः खोज करना संबंध साबित कर, ये उसका थ्योरी को पलटने के लिए शुरू कर दिया था। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए तो होते हैं, आरएनए तथा डीएनए होते हैं, लेकिन प्रोटीन भी होते हैं। डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन्स, ये तीनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जॉनसन ने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर साफ जल में नहीं होता, गंदा जल में उत्पन्न होता है। गंदे जल में ये पनपते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जाल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह के जाल में उत्पन्न, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, माफ़ कीजिएगा, किस तरह के जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? याद रखिएगा, ये डेंगू का जो मच्छर होता है ना, ये साफ जल में उत्पन्न होता है। डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ जल में पनपता है, जबकि मलेरिया का जो मच्छर होता है मादा एनोफिलीज वो गंदे जल में होते हैं। ये डेंगू का मच्छर साफ जल में पनपते हैं, कहीं जल स्टोर है, साफ है, फिर भी पनप जाएगा वो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अवशेषी अंक का उदाहरण है। अवशेषी अंक का उदाहरण क्या, कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कर्णपल्लव की पेशियां, पुच्छ से रुकी, निषेचक पटल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या, इनमें से सभी, ये सभी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का अवशेषी अंग सभी हैं, सभी करेक्ट होने वाले हैं, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारा हाथ तथा कुत्ता के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। हमारा हाथ और पालतू जानवर जो चौपाया जानवर है उसके अग्रपाद हमारे समजात अंग के उदाहरण हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? मकड़ी से तो है नहीं, जीवाणु से तो है नहीं, चीन के विद्यार्थी से नहीं है, चिंपैंजी से। हमारा मनुष्य का जो रिलेशन है सबसे ज़्यादा अधिक समानता है तो किससे है? चिंपैंजी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी। क्या होंगी? लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी। तो याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? अधिक होगी। अधिक जनन क्षमता और अधिक समानताएं होंगी। लैंगिक जनन में समानता कम होती है, जबकि अलैंगिक जनन में बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुना? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल यही है। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। चलते हैं 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल, यही तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1902 में टी बोवेरी एवं डब्ल्यू वाटसन है, ये वाटसन है। याद रखिएगा सबसे पहले किसने गुणसूत्र का नाम दिया था? तो याद रखिएगा वाटसन याद रख लीजिएगा, या टी बोवेरी याद रख लीजिएगा, 1902 में दिया था। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को क्या कहते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर समजात अंग कहते हैं इसे।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मेरा भी प्रैक्टिस सेट में लगातार ये दोहरा रहा है। याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में 5 कितने विकल्पी लक्षणों का भी अध्ययन किया? तो 5 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होने वाला है? एकल संकर या एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक संकर में लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 9:3:3:1 होने वाला राइट आंसर। ये जब पूछेगा फिनोटाइप अनुपात तो या 9:3:3:1 होने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होते हैं, जबकि नर में क्या होते हैं? XY होते हैं, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। पुरुषों के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? XY होते हैं, याद रखिएगा, अभी बोले हम ऊपर में। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, अफ्रीका में हुआ था। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका में हुआ था। शिकार की तलाश में वे अन्य देशों में फैल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, समविरित, समजात तो खैर होगा नहीं, जीवाश्म तो होगा नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर समरूप अंग है। समरूप हैं, लेकिन इसको असमजात भी कहते हैं, इसे असमजात भी कहते हैं, याद रखिएगा, असमजात। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन होने वाला है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागत का सिद्धांत जब भी बात हो तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जब भी बात हो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन सही है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एटोनिन, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एनीमिया। याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म है? तो याद रखिएगा DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सही नाम है। DNA का पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, कान के निचले हिस्से को कहते हैं। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कर्णपाली कहते हैं। कर्णपाली, जो कान का निचला वाला हिस्सा जो होता है, ये मनुष्य का कान है, ये नीचे वाला जो हिस्सा झूलता है उसको क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? सर्वप्रथम सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था जैव विकास को। 36 नंबर क्वेश्चन का, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, कायिक और जन्निक। याद रखिएगा, विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, कायिक होती हैं और एक जन्निक होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, किसी जीव की जीन संरचना
उस जीव का कहलाता है, क्या कहलाता है? जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। याद रखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। जीनोटाइप, जीन प्रारूप, ये तो जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों तो सेम बात है, दोनों तो सेम है। जीनोटाइप इंग्लिश में कहते हैं, जीन प्रारूप हिंदी में कहते हैं। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक थे? नहीं। व्यापारी थे? नहीं। पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब सबसे पहले क्या थे? तो पादरी थे। याद रखिएगा, पादरी थे। 40 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? जनक पीढ़ी को मेंडल ने किस लेटर से सूचित किया था? याद रखिएगा, पी से सूचित किया था। जनक पीढ़ी को पी से प्रेजेंट किया था। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति विशेषक के लिए समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जीन कोष कहलाता है। जीन कोष, इससे पहले हम नोट्स में बता दिए जीन कोष के डेफिनेशन। 42 नंबर क्वेश्चन, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होती है? लैंगिक जनन होता है। जाति उद्भवन जिसमें लैंगिक जनन होता है उसी में जाति उद्भवन देखने को मिलता है। 43 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। डीएनए या उसके जीवाश्म से उसकी खोज का पता करना आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, इसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेंडल के द्वारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन, डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, पक्षी तथा तितली के पंख असमजात अंग के उदाहरण हैं। पक्षी तथा तितली के पंख किसके उदाहरण हैं? तो असमजात अंग के उदाहरण हैं। इससे पहले ही बात की है हम इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और उसी तरह से एग्जाम में भी हर साल बार बार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान ही तो कहलाता है। हाँ, जीव विज्ञान ही कहलाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो याद रखिएगा, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी में। वन लाइनर बना करके नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का आप आसानी से हल करें।
चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।